हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ्स विद पीके। फ्रेंड्स, इस वीडियो में इस लेक्चर में हम क्लास 12 का चैप्टर 1 की थ्योरी जो है कंपोजिट फंक्शन संयुक्त फलन, उसकी थ्योरी हम यहाँ पर स्टार्ट करने वाले हैं। तो ये हमारा पार्ट 1 रहेगा। तो जिन भाइयों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, सब्सक्राइब जरूर कर लें। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करना और अपने सभी दोस्तों को शेयर जरूर करना। साथ में आप लोग बता दूं कि क्लास 11 में आप लोगों ने फंक्शन को पढ़ा हुआ है और उसका जो वीडियो है, फंक्शन के कौन कौन से प्रकार होते हैं, फंक्शन क्या होता है, सेप्रांत, प्रांत, डोमेन, कोडोमेन, वो सारे जो हैं उनका एक वीडियो मैंने बनाया हुआ है। वो ऊपर के निशान पे आप लोगों को मिल जाएगा, तो वो जरूर देख लेना। और डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिल जाएगा, तो वहाँ से भी आप लोग लिंक पे क्लिक करके देख सकते हो। ठीक है जी, वो देखना ज़रूरी है। यहाँ पर भी मैं समझाने वाला हूँ, लेकिन वहाँ पर अच्छी तरह से डिफाइन किया हुआ है, तो वो भी देख लेना। और इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखना, क्योंकि जो पूरा देखेगा उसको फिर से कभी भी समझने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। कंपोजिट फंक्शन को इतना अच्छी तरह से समझाने वाला हूँ। तो पहले हम क्लास 11 में ही जाएंगे ना, थोड़ा सा पीछे जाएंगे तो समझना। हम स्टार्ट करते हैं फलन को। देखिए, क्लास 11 में हमने फलन को, फंक्शन को कैसे डिफाइन किया हुआ है। किसी समुच्चय ए से समुच्चय बी में परिभाषित फलन या प्रतिचित्रण, फलन को हम प्रतिचित्रण भी बोलते हैं ना। एक ऐसा नियम, एक ऐसा रूल या एक ऐसा संगतता, कोरेस्पोंडेंस या रिलेशन भी बोल सकते हैं, जिसके अंतर्गत ए का प्रत्येक अवयव बी के एक अद्वितीय अवयव से संबद्ध होता है। ए का प्रत्येक अवयव बी के एक अद्वितीय अवयव से संबद्ध होता है। इसको हम डायग्राम से समझेंगे तो अच्छी तरह से ये डेफिनेशन हमें समझ में आएगी। सबसे पहले तो मैं आप लोग बता दूं कि फंक्शन में जो समुच्चय ए है, यहाँ पर ये होता है प्रांत। आपको पता ही होगा, डोमेन बोलते हैं इसको। हम क्या बोलते हैं? डोमेन। और जो यहाँ पर समुच्चय बी है, इसको हम बोलते हैं कोडोमेन। कोडोमेन, ठीक है जी। अब यहाँ पर देखिए, आकृति एक की बात करते हैं हम सबसे पहले। तो समुच्चय ए से समुच्चय बी में कोई यहाँ पर रिलेशन डिफाइन किया हुआ। ये फंक्शन नहीं है अभी, है ना, ये रिलेशन है। इसको हम, ये फंक्शन होगा कि नहीं होगा, ये हम चेक कर रहे हैं। तो A1 का रिलेशन जो है वो B1 के साथ में है, A2 का रिलेशन B2 के साथ में है, A3 का B3 के साथ में, A4 का B4 के साथ में। लेकिन A5 जो है, यानी कि डोमेन जो है, डोमेन का जो समुच्चय है कैपिटल A, उसका एक अवयव है A5, उसका रिलेशन किसी के साथ में नहीं है। लेकिन फंक्शन की डेफिनेशन क्या कह रही है कि डोमेन जो है उसका प्रत्येक अवयव जो है वो संबंधित होना चाहिए बी के एक अद्वितीय अवयव से। तो यह प्रत्येक अवयव संबंधित होना चाहिए, लेकिन ये A5 नहीं है संबंधित। इसका मतलब ये हुआ कि आकृति 1 में जो रिलेशन डिफाइन किया हुआ है ये फंक्शन नहीं है। क्लियर है? आकृति 2 की बात करते हैं हम यहाँ पर। तो एक रिलेशन डिफाइन किया हुआ है C से D में, और यहाँ पर देखिए C1 का रिलेशन D1 के साथ में है, C2 का D2 के साथ में, C3 का D3 के साथ में। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे देखिए, C4 का रिलेशन D4 के साथ में है, C5 का रिलेशन जो है वो यहाँ पर दो अवयवों के साथ में आ रहा है, D4 D5। तो यहाँ पर हमने डेफिनेशन में क्या देखा हुआ है कि A का प्रत्येक अवयव B के एक अद्वितीय अवयव से संबद्ध होना चाहिए। अद्वितीय अवयव का मतलब क्या है? एक ही अवयव से। C5 जो वो एक ही अवयव से संबंधित हो सकता है, दो के साथ में नहीं, है ना। तो यहाँ पर D4 और D5 इन दोनों के साथ में हो रहा है, तो ये भी फंक्शन नहीं होगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं हम, और यहाँ पर देखिए आकृति 3 की बात करते हैं। तो A से B में एक रिलेशन डिफाइन किया हुआ है, और A1 का रिलेशन B1 के साथ में है, A2 का B2 के साथ में, A3 का B3 के साथ में, A4 का B4 के साथ में, A5 का B5 के साथ में। तो यहाँ पर देखिए, जो प्रांत है हमारे पास में, डोमेन है A, उसका कोई भी अवयव यहाँ पर छूटा हुआ नहीं है। B में छूट सकता है, सह प्रांत में छूट सकता है, ध्यान रखें, लेकिन प्रांत में नहीं छूटना चाहिए। और यहाँ पर ऐसी कोई भी कंडीशन नहीं बन रही है कि अद्वितीय अवयव वाली बात यहाँ पर गलत हो, है ना। सभी का एक के साथ में रिलेशन है। तो ये यहाँ पर ये जो आकृति 3 जो है, इसमें जो रिलेशन डिफाइन किया हुआ ये फंक्शन होगा। उसके बाद में आकृति 4 की बात करें हम, तो C से D में एक रिलेशन डिफाइन किया हुआ है, C1 D1, C2 का यहाँ पर रिलेशन जो वो D3 के साथ में है, C3 का D2 के साथ में है, C4 का रिलेशन D4 के साथ में, C5 का रिलेशन D4 के साथ में। अब यहाँ पर देखिए, सह प्रांत जो हमारे पास में D, कोडोमेन जो D है, उसका एक अवयव यहाँ पर खाली है। कोडोमेन में खाली रह सकता है, ठीक है ना। यहाँ पर डोमेन में तो कोई खाली नहीं है ना, कोई खाली नहीं है। उसके बाद में यहाँ पर देखिए C1 का एक ही प्रतिबिंब है, C2 का भी एक ही प्रतिबिंब है D3, C3 का भी एक ही है, C4 का भी यहाँ पर एक ही आ रहा है, और C5 का भी यहाँ पर एक ही आ रहा है, और C4 और C5 दोनों का सेम आ रहा है। तो सेम आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक अवयव के दो या दो से अधिक प्रतिबिंब यहाँ पर नहीं हो सकते। क्लियर है ना।
अद्वितीय अवयव आ रहा है क्योंकि C4 के लिए अद्वितीय अवयव कौन है, D4 है, और C5 के लिए भी D4 है। ठीक है जी। अब ये फंक्शन जो है ये हमें कैसे याद रहेगा, कुछ दिनों बाद हम भूल जाते हैं, भूलने की हमें बीमारी होती है ना। तो आप लोग आगे हम पढ़ेंगे बहु एकी फलन, उससे भी आप लोग याद रख सकते हो। प्रॉब्लम जो होती है वो यहीं पर होती है कि कि यहाँ पर एक अवयव जो उसका 2 के साथ में होगा कि 2 का 1 के साथ में होगा, कौन सा फलन होगा ये याद नहीं रहता है। तो एक गाना है वो आप लोग याद रखें कि आप लोगों ने सुना होगा, अनिल कपूर का गाना है 1 2 का 4 4 2 का 1। तो 1 2 जो वो यहाँ पर डोमेन से होंगे, और 1 2 का 4 का मतलब है 4 के साथ में इन दोनों का रिलेशन है ना। तो 1 2 का 4 4 2 का 1 जो वो फंक्शन को डिफाइन कर रहा है ना। ये गाना जो है 1 2 का 4 यानी कि दोनों का सेम यहाँ पर प्रतिबिंब है, तो ये फंक्शन होगा। उसके बाद 4 2 का 1 आगे ये होता है ना 4 2 का 1, तो 4 2 का 1 इसका मतलब ये होगा। तो 4 और 2 का दोनों का सेम यहाँ पर प्रतिबिंब है ना, एक अवयव के साथ में 1 के साथ में इन दोनों, ये दोनों जो है वो रिलेशन में है, तो ये भी यहाँ पर फंक्शन होगा। लेकिन कभी भी गाने में ये नहीं आता है कि 4 का 1 2 या 1 का 2 4, वो क्यों नहीं आता है, क्योंकि वो फंक्शन को डिफाइन नहीं करता है। ठीक है ना, ये गाने में इसीलिए ये दिया हुआ फंक्शन को डिफाइन करने के लिए। तो इस तरह से आप लोग याद रख सकते हो इस गाने से। क्लियर है। अब हम बात करेंगे कुछ ऐसे फंक्शन जो यहाँ पर काम में आएंगे। वैसे हमने बहुत सारे फंक्शन पढ़े हुए क्लास 11 में, जैसे हम बात करें अचर फलन की, हम बात करें तत्समक फलन की, तुल्य फलन की, एककी फलन, आच्छादक फलन, मापांक फलन, चिन्ह फलन, अंतरक्षेपी फलन, बहुत सारे फलन हमने वहाँ पर पढ़े थे ना। तो यहाँ पर वही फलनों की बात करेंगे जो यहाँ पर काम में आने वाले कंपोजिट फंक्शन में। उससे पहले मैं आप लोग बता दूँ कि यहाँ पर जो, जैसे यहाँ पर देखिए आकृति 4 में देखिए, तो आकृति 4 में सप्रांत के जिन अवयवों के साथ में प्रांत के अवयव जो है वो संबंधित हैं, वो अवयव जो है जैसे D1 D2 D3 D4 D5 जो यहाँ पर खाली था ना, तो D1 D2 D3 D4 जो है ये कहलाते हैं परिसर के अवयव, है ना, रेंज के अवयव। ये आप लोगों को पता ही होगा। और अच्छी तरह से आप लोग समझना चाहते हो तो ऊपर आगे इंसान पे क्लास 11 का जो थ्योरी का वीडियो था चैप्टर 2 का, वो आप लोग मिलेगा, वो ज़रूर देखें, तभी आप लोगों को ये चैप्टर जो वो अच्छी तरह से समझ में आएगा। यहाँ पर मैं बारीकी से नहीं समझाने वाला क्योंकि ये क्लास 11 का मैटर है ना, थोड़ा थोड़ा यहाँ पर मैं समझाने वाला हूँ डायग्राम से ही। तो अब हम बात करते हैं आगे अचर फलन की, कांस्टेंट फंक्शन की। उससे पहले आप लोगों को ये बता दूं कि ये जो वीडियो होगा, लेक्चर जो होगा, इसके जो PDF नोट्स है वो आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे मिलेंगे। मैथ्स विद पीके चैनल है, वहाँ पर आप लोग मिलेंगे, तो उस चैनल को ज्वाइन जरूर कर लेना आप लोग। तो देखिए अचर फलन यहाँ पर कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है, एक ऐसा फलन जिसके अंतर्गत उसके प्रांत का प्रत्येक अवयव सप्रांत के एक ही अवयव से संबद्ध हो, अचर फलन कहलाता है। बहुत ही आसान है इसकी डेफिनेशन। यहाँ पर देखिए डायग्राम से समझते हैं कि A से B में फलन डिफाइन किया हुआ है। अब ये अचर फलन कब होगा, जब प्रांत का प्रत्येक अवयव जो वो सप्रांत के एक ही अवयव से यहाँ पर रिलेशन में हो। देखिए A1 का B2 के साथ में, A2 का भी B2, A3 का भी B2 के साथ में, A4 का भी B2 के साथ में, और A5 का भी B2 के साथ में, एक ही अवयव से ना। तो हम कह सकते हैं ये अचर फलन होगा ना, क्योंकि एक ही फिक्स है, कुछ भी चेंज नहीं हो रहा। तो यहाँ पर देखिए f A से B एक अचर फलन है, तो उस कंडीशन में f(x) बराबर क्या होगा c, यानी कि प्रांत में से कोई भी वैल्यू आप पुट कीजिए, है ना, उसका रिजल्ट जो वो एक ही आने वाला है, इसलिए ये अचर फलन होगा ना। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर एग्जाम्पल की। तो यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल दिया हुआ है f(n) से r में प्राकृत संख्याओं से वास्तविक संख्याओं में एक फलन डिफाइन किया हुआ है f(x) बराबर 2/3। अब x की यहाँ पर प्राकृत संख्याओं में से कोई भी वैल्यू आप पुट कर लीजिए, यहाँ पर तो x है ही नहीं, तो 2/3 है, तो ये 2/3 आएगा इसका आंसर, तो ये क्या होगा, अचर फलन होगा। उसके बाद में बात करते हैं तत्समक फलन की। तो तत्समक फलन क्या होता है, देखिए किसी समुच्चय A से A में परिभाषित ऐसा फलन जिसके अंतर्गत A का प्रत्येक अवयव स्वयं और केवल स्वयं से संबद्ध हो, है ना। तो देखिए इसे आइडेंटिटी फंक्शन कहते हैं। इस परिभाषा को समझने की कोशिश करते हैं कि A से A में डिफाइन होना चाहिए, इनके सेम समुच्चय में, सेम सेट में, और A का प्रत्येक अवयव जो वो स्वयं से ही यहाँ पर संबद्ध होगा। देखिए कैसे, A से A में डिफाइन है ये फंक्शन, और A1 का A1 के साथ में, A2 का A2 के साथ में, A3 का A3 के साथ में, और A4 का A4 के साथ में। ठीक है जी, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि हम f(x) में A1 पुट करेंगे तो रिजल्ट में हमारे पास में A1 ही आएगा, है ना, क्योंकि ये तत्समक फलन है। तो A का तत्समक फलन कहलाता है, तथा इसे IA, इसे हम अगर समुच्चय A है तो IA, समुच्चय B है तो IB से हम निरूपित करेंगे, कैपिटल I से, ठीक है ना। और IAX बराबर x होगा, यानी कि आप यहाँ पर x पुट करेंगे तो रिजल्ट में x ही आएगा। ठीक है जी, जैसे मैंने आपको समझाया कि A1 पुट किया तो A1 आया। उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, तुल्य फलन की बात करते हैं। तो तुल्य फलन यहाँ पर ज़्यादा काम में नहीं आएगा, फिर भी थोड़ा सा समझ लेते हैं।
देखिए तुल्य फलन क्या होता है, इक्वल फंक्शन f का प्रांत और g का प्रांत, दो अगर फलन हमारे पास में f और g, तो f का प्रांत और g का प्रांत बराबर हो, सह प्रांत बराबर हो और परिसर बराबर हो। परिसर यहाँ पर एफ एक्स और जी एक्स जो परिसर को रिप्रेजेंट करते हैं, ध्यान रखें, ठीक है ना। एफ एक्स बराबर जी एक्स का होने का मतलब ये नहीं है कि एफ एक्स बराबर अगर यहाँ पर एक्स स्क्वायर दिया हुआ है तो जी एक्स बराबर भी एक्स स्क्वायर ही होगा, जी नहीं, ये अलग अलग हो सकते हैं। जैसे यहाँ पर इस एग्जाम्पल में देखिए हम समझते हैं इसको, यदि a बराबर 1 2 दिया हुआ है, b हमें समुच्चय दिया हुआ है 3 6 का, और f जो है फंक्शन जो वो डिफाइन किया हुआ है a से b में एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2, और g फंक्शन डिफाइन किया हुआ है a से b में जी एक्स बराबर 3x। तो देखिए दोनों का जो प्रांत है वो सेम है, दोनों फंक्शन का a, और सह प्रांत भी यहाँ पर सेम है, कोडोमेन भी सेम है b। अब यहाँ पर हमें दिया हुआ है एफ एक्स बराबर क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 2, तो हम वैल्यू निकाल लेते हैं। हम यहाँ पर x की जो वैल्यू है वो प्रांत से पुट करते हैं, तो 1 2 दिया हुआ है यहाँ पर, तो f1 यहाँ पर क्या होगा 1 का स्क्वायर प्लस 2, तो ये होगा 3। उसके बाद में f2 निकाल लेते हैं क्योंकि यहाँ पर 2 भी है, तो f2 क्या होगा 2 का स्क्वायर प्लस 2, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 6 होगा। उसके बाद में हम बात करते हैं यहाँ पर g1 की, क्योंकि अब g का जो प्रांत है वो भी सेम है ना, तो g1 बराबर यहाँ पर देखिए क्या होगा 3 × 1, तो ये हो गया 3। उसके बाद में g2 की बात करें तो यहाँ पर देखिए 3 × 2 होगा, तो ये होगा 6, क्योंकि यहाँ पर 3x दिया हुआ ना gx बराबर। तो देखिए f1 जो है वो भी 3 आ रहा है, g1 जो है वो भी 3 आ रहा है, f2 जो है वो भी 6 आ रहा है, g2 जो है वो भी 6 आ रहा है। तो यहाँ पर f का जो परिसर है, f की जो रेंज है वो क्या आ रही है 3 6 है ना, और g की जो रेंज है वो भी 3 6 ही आ रही है, दोनों की सेम रेंज आ रही है ना। इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों जो फलन हैं ये तुल्य फलन होंगे। और यहाँ पर ध्यान रखिए, देखिए एफ एक्स की वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस 2 थी, जी एक्स की जो वैल्यू है वो 3x थी, दोनों इक्वल नहीं थे ना। तो यहाँ पर एफ एक्स बराबर जी एक्स का मीनिंग यही है कि रेंज बराबर होगी, है ना, इनकी वैल्यू बराबर नहीं होगी। अब हम बात करते हैं एक एक की फलन, वन वन फंक्शन, इंजेक्टिव फंक्शन इसको हम बोलते हैं। तो ये कंपोजिट फंक्शन में सबसे ज़्यादा इसका इंपॉर्टेंस होगा, ध्यान रखें, एक तो एक एक की फलन और एक आच्छादक फलन। तो इन दोनों फलन को, इन दोनों फंक्शंस को हमें अच्छी तरह से समझना है। तो देखिए डेफिनेशन क्या करें, यदि एफ ए से बी एक फलन हो तो एफ एक एक की फलन कहलाता है यदि एफ के अंतर्गत ए के भिन्न भिन्न अवयवों के बी में भिन्न भिन्न प्रतिबिंब हो। ए के भिन्न भिन्न अवयवों का अगर सेम प्रतिबिंब होगा तो एक एक की फलन नहीं होगा, तो उनका प्रतिबिंब जो हो बी में भिन्न भिन्न होना चाहिए। यहाँ पर देखिए डायग्राम से समझते हैं। देखिए डायग्राम में एक फंक्शन डिफाइन किया हुआ है ए से बी में, और a1 का रिलेशन b1 के साथ में, a2 का b2 के साथ में, a3 का b3 के साथ में, a4 का b4 के साथ में, a5 का b5 के साथ में। तो a के भिन्न भिन्न अवयवों का यहाँ पर देखिए भिन्न भिन्न प्रतिबिंब आ रहे हैं। एक भी ऐसा एग्जाम्पल यहाँ पर नहीं है कि दो अवयवों का सेम प्रतिबिंब यहाँ पर आ रहा हो, सेम रिलेशन आ रहा हो एक अवयव के साथ में। तो ये जो फंक्शन होगा ये होगा एक एक की फलन, वन वन फंक्शन। अब इसमें सबसे ज़्यादा आप लोगों को याद क्या रखना है, क्या समझना है, उसको देख लीजिए। हमने क्लास 11 में देखा था, यहाँ पर देखिए ये फर्स्ट नंबर इसको दूँ, इसको मैं सेकंड नंबर दूँ, तो सेकंड नंबर जो है उसी से हमने प्रूव किया था कि एक एक की फलन क्या होता है ना, कि एफ ए बराबर एफ बी है तो उस कंडीशन में ए बराबर बी होगा। तो यहाँ पर ये दोनों बातें जो एक एक की फलन के लिए लागू होती हैं कि एफ ए से बी एक एक की है तो उस कंडीशन में ए नॉट इक्वल्स टू बी है, तो एफ ए जो है वो कभी भी एफ बी के बराबर नहीं होगा, ठीक है ना। अगर ये कंडीशन है तो वो एक एक की फलन है, और ए और बी जो है वो दोनों ही किसे बिलोंग करते हैं, समुच्चय ए से, प्रांत ए से। उसके बाद में सेकंड नंबर की मैं बात करूं तो एफ ए से बी में एक एक की फलन होगा यदि एफ ए बराबर एफ बी है और उससे हमें रिजल्ट मिल जाएगा कि ए बराबर बी हो, ठीक है जी। तो ये तो हमने सीखा हुआ, लेकिन बच्चों को एक डाउट रहता है, वो भी मैंने समझाया हुआ हालांकि क्लास 11 में, कि यदि ए बराबर बी है और उससे हमें एफ ए बराबर एफ बी मिल जाए तो क्या वो एक एक की फलन होगा। यानी कि ये जो बात यहाँ पर कही गई इसका उल्टा हम कर दें तो क्या वो एक एक की फलन होगा। जी वो एक एक की फलन हो भी सकता है और नहीं भी, क्योंकि ये जो बात है ये सारे फंक्शन जो उन सभी के लिए लागू होती है। इसको हम बहुएकी फंक्शन में अच्छी तरह से समझेंगे। तो आगे हम बढ़ते हैं और बहुएकी फलन देखते हैं। देखिए बहुएकी मेनी वन फंक्शन क्या होता है, समुच्चय ए से समुच्चय बी में परिभाषित कोई फलन f बहुएकी फलन कहलाता है यदि f के अंतर्गत a के दो या अधिक अवयवों का b में एक प्रतिबिंब है। और यहाँ पर देखिए डायग्राम से
इस डेफिनेशन को समझते हैं। ए से बी में फलन डिफाइन किया हुआ है एफ। A1 का जो रिलेशन है वो B1 के साथ में और A2 का भी B1 के साथ में है ना। तो दो अवयवों का एक ही प्रतिबिंब है, तो A के दो या अधिक अवयवों का B में एक प्रतिबिंब होगा, तो ये जो फलन है ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा बहुएकी फलन। यहाँ पर देखिए A3 का B3 के साथ में, A4 का भी B3 के साथ में, A5 का भी B3 के साथ में है ना। तो यहाँ पर तीन अवयव हैं, उनका सेम यहाँ पर प्रतिबिंब है, सेम इमेज है। इसका मतलब ये होगा, ये क्या है, बहुएकी फलन। अब हम बात करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं कि f z से r में, ये एग्जांपल मैंने क्लास 11 में जो थ्योरी करवाई थी वहाँ पर भी मैंने यही लिया था। z से r में, z यहाँ पर आपको पता ही है पूर्णांक होते हैं, r जो वास्तविक संख्याएं होती हैं। फलन डिफाइन है और f(x) बराबर आपको दिया हुआ है x² + 1। ठीक है जी। अब देखिए ये बहुएकी फलन है, कैसे है, z में मैं कोई दो संख्या ले रहा हूँ, -3 मैंने ले ली, या -2 ले लेता हूँ और +2 ले लेता हूँ। ठीक है जी, +2, ये दो मैंने संख्याएं ले ली। अब मैं f(x) में x की जगह -2 पुट करूँगा तो हमें क्या रिजल्ट मिलेगा, -2 का स्क्वायर + 1, रिजल्ट आया 5। ठीक है जी, मैंने 2 पुट किया तो f2 का क्या रिजल्ट मिलेगा, 2 का स्क्वायर + 1, ये रिजल्ट भी हमारे पास में 5 ही आ रहा है। यानी कि ये दोनों अलग अलग अवयव थे। ये मैं अगर यूँ मान लूँ कि A1 जो है वो -2 है और A2 जो है वो यहाँ पर 2 है, तो A1 यहाँ पर A2 के बराबर नहीं है, A1 नॉट इक्वल्स टू A2 है। लेकिन फिर भी हमें क्या रिजल्ट मिल रहा है कि f, इसको मैं मान लूँ ये f A1 होगा ना, क्योंकि यहाँ पर हमने A1 पुट किया है, -2 जो वो A1 है, तो ये f A1 है। तो f A1 बराबर यहाँ पर ये होगा f A2, क्योंकि यहाँ पर हमने 2 पुट किया है और 2 जो वो A2 के बराबर हमने माना है। तो f A1 बराबर A2 हमें मिल रहा है। तो ये डेफिनेशन जो है ये हमें बहुएकी फलन देगी। ठीक है जी, कि A नॉट इक्वल्स टू B है, फिर भी f A बराबर f B आ रहा है। A1 A2 बराबर नहीं थे, फिर भी हमारे पास में f A1 बराबर f A2 आया। ये बहुएकी फलन है। अब हमने एकेकी फलन में ऊपर विरोधाभास दिया था कि अगर a बराबर b है, a बराबर b है और उस कंडीशन में f a बराबर f b हमारे पास में आ जाए तो क्या ये एकेकी फलन होगा। तो यहाँ पर देखिए ये जो एग्जाम्पल है ये हमारे पास में क्या है, बहुएकी फलन का एग्जाम्पल है। ठीक है जी, और ये बात जो है, ये वाली बात, ये इसमें भी लागू हो रही है, एकेकी फलन में भी लागू होती है, ध्यान रखें, और यहाँ पर भी ये बात लागू हो रही है। कैसे, हमने मान लिया कि A1 बराबर A2 है, दो अवयव ले लिए और दोनों ही जो है वो यहाँ पर Z से बिलोंग करते हैं ना, प्रांत से बिलोंग करते हैं। अब हमने f A1 निकाला तो f A1 यहाँ पर क्या आएगा, x की जगह हमने A1 पुट किया तो A1 का स्क्वायर + 1। f2 की बात करें, f A2 की बात करें तो A1 की जगह A2 आ जाएगा, तो A2 का स्क्वायर + 1। ठीक है जी, दोनों बराबर हैं, A1 और A2 दोनों ही इंटीजर से बिलोंग करते हैं। और यहाँ पर हमें पता है कि A1 बराबर A2 है, तो A1 की जगह हमने A2 पुट किया तो A2 का स्क्वायर + 1 हो जाएगा। A1 की जगह हमने A2 पुट कर दिया, बाकी सारी चीज़ें सेम टू सेम हैं। और A2 का स्क्वायर + 1 जो है ये बराबर है f A2 के, तो ये हो गया f A2। ठीक है जी, तो f A1 f A2 के बराबर आ रहा है बहुएकी फलन में, है ना। और कब आ रहा है, जब A1 बराबर A2 था हमारे पास में, उस कंडीशन में f A1 जो है वो बराबर आ रहा है f A2 के। तो ये बात जो है, जो विरोधाभास हमने लिया था कि ये ऐसी कंडीशन में एकेकी फलन हो सकता है क्या, तो ये बात तो बहुएकी फलन में भी लागू हो रही है। इसका मतलब हम कभी भी यूँ नहीं ले सकते कि a बराबर b हो तो f a बराबर f b हमें मिल जाए तो वो एकेकी फलन होगा, या फिर यूँ कहें कि एकेकी फलन में हम कभी भी इस बात को लागू नहीं कर सकते, इस कथन को लागू नहीं कर सकते। तो एकेकी फलन में तो ये दो ही कथन लागू होंगे कि a b के बराबर नहीं है तो उस कंडीशन में f a नॉट इक्वल्स टू f b होगा, और या फिर f a बराबर f b है तो उस कंडीशन में a बराबर b होगा एकेकी फलन में। ठीक है जी, और ये सेकेंड नंबर आप लोगों को अच्छी तरह से याद रखने, यहाँ पर भी काम में आएगी, कंपोजिट फंक्शन में भी। क्लियर है जी। अब देखिए हम बात करते हैं आच्छादक फलन की, ऑन टू फंक्शन जिसको हम सर्जेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं।
ठीक है जी। देखिए इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। समुच्चय ए से समुच्चय बी में परिभाषित कोई फलन f आच्छादक कहलाता है यदि b का प्रत्येक अवयव a के किसी न किसी अवयव का प्रतिबिंब हो। इसको हम समझते हैं डायग्राम से, है ना। यहाँ पर देखिए एक डायग्राम आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। a से b में कोई फंक्शन डिफाइन है और a1 b1 के साथ में है, a2 b2 के साथ में, a3 b3 के साथ में, a4 b4 के साथ में, a5 b5 के साथ में। तो यहाँ पर डेफिनेशन जो कह रही थी वो ये कह रही थी कि a का b का प्रत्येक अवयव a के किसी न किसी अवयव का प्रतिबिंब हो। यहाँ पर ध्यान से देखिए, b का प्रत्येक अवयव यानी कि कोई भी अवयव यहाँ पर खाली नहीं है, प्रत्येक अवयव किसी न किसी a के किसी न किसी अवयव का यहाँ पर प्रतिबिंब है ना, कोई भी अवयव खाली नहीं है। तो आच्छादक फलन में आप लोगों को बस इतना ही रखना है, याद रखना है कि सप्रांत b में कोई भी अवयव खाली नहीं होगा। और कोई भी अवयव जब खाली नहीं होता है तो उस कंडीशन में हमें पता है कि सप्रांत जो वो परिसर के बराबर हो जाता है ना, क्योंकि यहाँ पर सारे अवयव आ गए परिसर में, सप्रांत के सारे अवयव आ गए तो सप्रांत जो वो कोडोमेन जो वो रेंज के इक्वल हो जाएगा। और इस डेफिनेशन को हम यूँ भी दे सकते हैं कि b के प्रत्येक अवयव का a में कम से कम एक पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान होगा। देखिए यहाँ पर b के प्रत्येक अवयव का कम से कम एक तो पूर्व प्रतिबिंब होगा ही होगा, और जब होगा तो b में कोई भी अवयव खाली नहीं रहेगा। अब यहाँ पर देखिए दो कंडीशन बनती हैं आच्छादक फलन में, उसको समझ लेते हैं। दोनों डायग्राम को आप लोगों को ध्यान से देखना है। ये जो डायग्राम है ये एक एक की फलन भी है, क्योंकि एक का एक के साथ में रिलेशन है, और b में कोई भी अवयव खाली नहीं है तो ये आच्छादक भी है। तो ऐसे फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, एक एक की आच्छादक फलन। ठीक है जी, इसको हम बोलते हैं 1:1 फंक्शन। ठीक है जी। उसके बाद में बात करें हम डायग्राम नंबर 2 की। यहाँ पर देखिए f a से b में परिभाषित है, और यहाँ पर ध्यान से देखिए कि b में कोई भी अवयव यहाँ पर खाली नहीं है। और यहाँ पर देखिए a1 और a2 का जो रिलेशन है वो b1 के साथ में आ रहा है, दो अवयवों का रिलेशन एक अवयव के साथ में आ रहा है, तो ये तो हो गया बहुएकी, और कोई भी अवयव खाली नहीं है तो ये हो गया आच्छादक। तो ये जो फलन कहलाएगा बहुएकी आच्छादक फलन, है ना, मेनी 1:2 फंक्शन। ठीक है जी। तो ये दोनों डेफिनेशन यहाँ पर तैयार हो गई। तो दोनों को आप लोग याद रखना है, एक एक की आच्छादक फलन और बहुएकी आच्छादक फलन, दोनों को आप लोगों को याद रखना है। उसके बाद में हम बात करें यहाँ पर अंतरक्षेपी फलन की, इनटू फंक्शन। तो इसकी डेफिनेशन आप लोगों को यहाँ पर याद रखने की आवश्यकता नहीं है, बस इतना समझ लीजिए, जो फंक्शन आच्छादक नहीं है वो अंतरक्षेपी होगा। कैसे कि जैसे यहाँ पर मान लीजिए a1 का b1 के साथ में है, a2 का b2 के साथ में है, a3 का b3 के साथ में है, a4 का b4 के साथ में है, a5 का b5 के साथ में है, और एक अवयव मैं और ले लूँ b6। अब यहाँ पर देखिए a1 का b1 के साथ में था, a2 का b2 के साथ में था, a3 का b3 के साथ में, a4 का b4 के साथ में, a5 का b5 के साथ में रिलेशन था, लेकिन b6 यहाँ पर खाली आ रहा है। तो एक भी अवयव अगर सप्रांत b में खाली आ गया उसका मतलब सीधा सा ये होगा कि वो अंतरक्षेपी फलन है। ठीक है जी। और यहाँ पर इसी तरह से मैं यूँ ले लूँ कि a1 का b1 के साथ में, a2 का भी b1 के साथ में, a3 का b2 के साथ में, और a4 का b2 के साथ में रिलेशन है, a5 का b4 के साथ में। अब इन दोनों डायग्राम को ध्यान से देखिए, ये जो हमारे पास में फंक्शन है ये अंतरक्षेपी तो है, लेकिन साथ में क्या है, एक एक की भी है। ध्यान से देखिए, एक के प्रत्येक अवयव का एक एक यहाँ पर प्रतिबिंब आ रहा है ना, सारे प्रतिबिंब जो है वो अलग अलग आ रहे हैं, तो ये एक एक की अंतरक्षेपी फलन होगा। ठीक है जी, एक एक की अंतरक्षेपी फलन। और यहाँ पर ध्यान से देखिए कि a1 और a2 दोनों का जो रिलेशन है वो b1 के साथ में आ रहा है, तो बहुएकी तो होगा ही होगा। ठीक है जी। अब अंतरक्षेपी की बात करें तो यहाँ पर b5 और b3 जो है वो खाली आ रहे हैं ना सप्रांत में, तो ये बहुएकी अंतरक्षेपी फलन होगा। बस इतना सा आप लोगों को क्लास 11 की जो फलन है वो इतने याद रखने आप लोगों को। ठीक है जी। और इनमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस जो वो एक एक आच्छादक फलन का होगा, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा काम में आएगा। तो यहाँ पर हम बात करें, हम थोड़ा सा पीछे आएंगे वापस से, और आच्छादक फलन को हम कैसे परिभाषित करते हैं उसको समझते हैं। तो देखिए, एक तो हम यूँ परिभाषित करते हैं कि सप्रांत को परिसर के बराबर हम करते थे, क्लास 11 में हमने ये सारा काम किया हुआ है, मैं तो बस यहाँ पर रिपीट कर रहा हूँ। उसके बाद में यहाँ पर देखिए एक बात लिखी हुई है कि f a से b में एक आच्छादक फलन है, तो उस कंडीशन में b जो है स्मॉल b वो सप्रांत से आएगा, कैपिटल B से आएगा। तो b बिलोंग्स टू b है, तो
देयर एग्जिस्ट, ये जो रिवर्स ई जो है, रिटर्न ई जो है उल्टा ई है ना, इसका मतलब होता है देयर एग्जिस्ट, यानी कि प्रत्येक बी के लिए यहाँ पर एक ए जो है, एक अवयव ए जो है वो ए में से आएगा, है ना, जो हमने यहाँ पर बोला था आच्छादक फलन में कि जैसे ये B1 है तो इस B1 के लिए कम से कम एक अवयव तो ज़रूर होगा यहाँ पर, है ना। तो यहाँ पर B जो है B1 की जगह आ रहा है, तो B के लिए A ज़रूर होगा, और उस कंडीशन में हम बोलते हैं FA बराबर B, ये FA1 बराबर B1 हो जाता है, ठीक है ना। तो ये डेफिनेशन आप लोगों को याद रखनी है कि B बिलोंग्स टू B के लिए देयर एग्जिस्ट A बिलोंग्स टू A, ताकि FA बराबर B है, और ये बात जो है ये आच्छादक फलन को डिफाइन करेगी। ये काम में आएगा आगे चलकर, और हम और अच्छी तरह से इसको समझते जाएंगे, ठीक है ना। तो एक तो एक एक ही फलन, एक आच्छादक फलन, दोनों को अच्छी तरह से हमें यहाँ पर याद रखना है। तो अब हम स्टार्ट करेंगे कंपोजिट फंक्शन। तो देखिए कंपोजिट फंक्शन को समझने के लिए मैं यहाँ पर एक एग्जांपल ले रहा हूँ। ये एग्जांपल जो है ये कंपोजिट फंक्शन का पूरा कंसेप्ट हमें समझा देगा, इसकी डेफिनेशन जो वो एक अच्छी तरह से डेफिनेशन तैयार करके हमें दे देगा। तो यहाँ पर एक फंक्शन है f जो a से b में यहाँ पर डिफाइन है, और a जो सेट है वो 2 3 से बना हुआ है, b जो सेट है वो 4 9 12 से बना हुआ है, और fx बराबर हमें दिया हुआ x²। इसी तरह से एक और दूसरा फंक्शन है g जो c से d में डिफाइन है, c यहाँ पर है 4 9 10 और d यहाँ पर है 8 18 20 24, gx बराबर दिया हुआ 2x। तो हम जो पीछे काम करते हैं वही काम पहले हमें सबसे पहले यहाँ पर करना है, हमें f और g की रेंज निकालनी है। हम यहाँ पर f की रेंज निकालें तो जो हमारे पास में डोमेन a है उसके जो अवयव है वो हम पुट करेंगे x की जगह। तो f2 बराबर हमारे पास में क्या आएगा, x की जगह यहाँ पर 2 पुट करेंगे, 2 का स्क्वायर 4। इसी तरह से 3 पुट किया तो 3 का स्क्वायर 9। तो हमारे पास में जो रेंज आई f की वो आई 4 9, और हमें पता है कि रेंज जो होती है वो कोडोमेन की क्या होती है, उपसमुच्चय होती है। तो यही हमने यहाँ पर लिखा है। इसी तरह से हम g की रेंज भी निकाल लेते हैं। तो 4 9 10 हम पुट करेंगे x की जगह, तो 4 पुट किया तो हमारे पास में आया 8, 2 × 4 8 होगा। इसी तरह से 9 पुट किया तो 18, और 10 पुट किया तो 20 आया। और 8 18 20 जो है ये तीनों मिलकर सेट बनाते हैं रेंज का, और रेंज जो है वो हमारे पास में d का क्या होगी, सबसेट होगी, क्योंकि d जो यहाँ पर कोडोमेन है। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। अब देखिए जब ऐसे दो फंक्शन मैथमेटिशियन के सामने थे तो उन्होंने क्या पाया कि f की जो रेंज है, f की रेंज देखिए यहाँ पर 4 9, ये रेंज हमें पता है कि f के जो कोडोमेन होता है उसका तो सबसेट होती है। यदि ये रेंज g जो दूसरा फंक्शन है उसके डोमेन का भी सबसेट हो जाए, देखिए यहाँ पर c जो इसका डोमेन था g का, उसका भी अगर ये सबसेट हो रही है तो उस कंडीशन में हम एक नया फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो इस एग्जांपल में हम चेक करते हैं। देखिए 4 9 जो है वो f की रेंज है, और यहाँ पर g का जो डोमेन है 4 9 10, तो 4 9 आ रहा है इसमें, 4 9 10 में 4 9 आ रहा है। तो 4 9 जो है उससे जो बना हुआ सेट है वो सबसेट होगा c का, है ना, ये c होगी जो g का प्रांत है, तो c का ये सबसेट होगी। उसके बाद में उन्होंने क्या देखा कि f की रेंज के जो अवयव हैं जो g में हमारे पास में आ रहे हैं, जैसे देखिए 4 और 9 हमारे पास में थे f की रेंज के अवयव, और यहाँ पर g4 और g9 की हम बात करें तो g4 हमारे पास में आया था 8 और g9 हमारे पास में आया था 18। तो हम 4 की जगह क्या पुट कर सकते हैं, 4 के बराबर में था f2, और 9 की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, 9 के बराबर में था f3। तो हमने यहाँ पर पुट किया 4 की जगह f2। तो यहाँ पर देखिए हमने यहाँ पर ले लिया बड़ा कोष्टक, क्योंकि कई बच्चों के मन में ये डाउट रहता है कि मंझला कोष्टक क्यों नहीं लिया, कर्ली ब्रैकेट क्यों नहीं लिया। तो कर्ली ब्रैकेट को तो हमें पता है सेट लिए बैठा है, और छोटा कोष्टक हमें अंदर लेना है, तो 2 छोटे कोष्टक तो नहीं ले सकते, तो हमने बड़ा कोष्टक ले लिया। तो g बड़ा कोष्टक f2 है ना, इसको हम बोलेंगे gf2। और ये gf2 जो है इसी का दूसरा रूप यहाँ पर लिखा गया, और वो था gof2। और ये जो वैल्यू थी हमें पता है g4 किसके बराबर था, 8 के बराबर था, तो ये 8 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। इसी तरह से हम बात करें 9 की, g9 की, तो 9 की जगह हमने यहाँ पर पुट किया f3,
तो GF3 इसको हमने लिखा, इसी को चेंज किया GOF3 और ये वैल्यू हो गई G9 था हमारे पास में 18, तो ये 18 हो गई। 8 और 18 जो वो दोनों कहाँ से आ रहे हैं, D से आ रहे हैं, ये हमको पता ही है। तो यहाँ पर मैथमेटिशियन ने क्या देखा कि G और F दोनों एक साथ आ गए, तो ये एक साथ आते ही उनको पता चल गया कि यहाँ पर एक नया फंक्शन बन रहा है और वो नया फंक्शन जो होगा वो होगा कंपोजिट फंक्शन। तो देखिए कंपोजिट फंक्शन की डेफिनेशन इस तरह से तैयार होती है। तो उन्होंने ये देखा सबसे पहले कि GOF2 GOF3, GOF2 की वैल्यू 8 थी, GOF3 की वैल्यू 18 थी। तो यहाँ पर 2 और 3 जो वो कहाँ से आ रहे थे, वो F के डोमेन से आ रहे थे। तो डोमेन ऑफ GOF यानी कि GOF का जो प्रांत है वो क्या होगा, वो F का प्रांत होगा, F का डोमेन होगा, जो हमारे पास में यहाँ पर है 2 3। ठीक है जी। उसके बाद में इसका जो कोड डोमेन है वो कहाँ से आ रहा था, तो कोड डोमेन का पता यहाँ से चला कि जो रेंज थी इसकी वो कहाँ से आ रही थी, D में से आ रही थी, क्योंकि 8 और 18 इसकी रेंज थी और ये D में से आ रही थी, सेट D में से। तो D जो होगा वो इसका होगा कोडोमेन, और ये डिफाइन किस तरह से होगा, फिर हमें पता है कि डोमेन से कोडोमेन में डिफाइन होता है। तो GOF जो है वो A से D में डिफाइन हो गया। क्लियर है जी। तो यहाँ पर मैथमेटिशियन 2 सेट को खा गया। कौन से 2 सेट थे वो, एक तो था F का कोडोमेन, F का सह प्रांत, और दूसरा था G का प्रांत। F का सह प्रांत और G का जो प्रांत था उसको मैथमेटिशियन खा गया, और एक खाने के बाद में यानी कि इनको हटाने के बाद में एक नया फंक्शन तैयार हो गया जो GOF यानी कि G और F का कंपोजिट फंक्शन बनकर सामने आया। लेकिन ध्यान हमें ये रखना है कि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है जिनको मैथमेटिशियन ने खाया ना, यानी कि हटाया ना, B और C जो हमारे पास में सेट थे यहाँ पर 4 9 12 4 9 10। तो यहाँ पर उन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस जो है वो इन्हीं 2 सेट्स का रहेगा। इन 2 सेट्स के बिना हम ये डिफाइन नहीं कर सकते GOF को। क्लियर है जी। GOF को हम इन 2 सेट्स के बिना डिफाइन नहीं कर सकते। तो यहाँ पर मैथमेटिशियन ने क्या देखा था कि GOF को अगर हमें डिफाइन करना है तो एक चीज़ का होना ज़रूरी है, और वो क्या कि F की जो रेंज है वो G के प्रांत का क्या होनी चाहिए, उपसमुच्चय होनी चाहिए, जो मैंने यहाँ पर बताया आप लोगों को। ये वाली कंडीशन हमारे पास में होती है, तो यहाँ पर F का जो प्रांत के F की जो रेंज के अवयव हैं वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर हम पुट कर सकते हैं। जैसे 4 और 9 की जगह हमने पुट किया था ना, उस तरह से तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर C के ये उपसमुच्चय में होंगे, यानी कि F के परिसर के अवयव C में होंगे, तो हम ऑटोमेटिकली यहाँ पर पुट कर सकते हैं। 4 की जगह जैसे हमने पुट किया F2, 9 की जगह हमने पुट किया F3, और हमारे पास में C हट जाएगा और B हट जाएगा, और A से D में हमारे पास में फंक्शन तैयार हो जाएगा GOF। क्लियर है जी। तो यहाँ पर 2 चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। एग्जाम्पल तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। 2 चीज़ों का यहाँ पर क्या ध्यान रखना है, देखिए एक तो ये कि अगर हमें ये ना पता हो, क्या ना पता हो, हमें B सेट का ना पता हो B सेट में कौन से अवयव हैं, और C सेट का हमें ना पता हो C सेट में कौन से अवयव हैं। ठीक है जी। और हमें GOF डिफाइन करना है। GOF अगर हमें डिफाइन करना है तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना जो मैंने यहाँ पर बताया कि F का परिसर उपसमुच्चय होना चाहिए G के प्रांत का। क्लियर है जी। दूसरी बात देखिए, जो लास्ट में आ रहा है F, उसका जो डोमेन होगा वही GOF का डोमेन होगा। ठीक है जी। और जहाँ यहाँ पर जो शुरुआत में आ रहा है G, उसका जो कोडोमेन होगा वही GOF का कोडोमेन होगा, उल्टा होगा। ये हमेशा ध्यान रखें। इसमें कई बच्चों को ये दिक्कत होती है, क्योंकि एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि GOF पूछ लिया जाता है, वो पूछ लिया जाता है कि इसका डोमेन क्या है, कोडोमेन क्या है, ये कौन से सेट में डिफाइन है। तो ये मैं क्वेश्चन लूँगा थोड़ी देर में, और अच्छी तरह से बहुत सारे क्वेश्चन लेने वाला हूँ, और सारे डाउट जो वो क्लियर होने वाले हैं, टेंशन नहीं लेना। अब देखिए, अब ये थोड़ा सा जटिल था, GOF जो था यहाँ पर थोड़ा सा जटिल था, क्योंकि यहाँ पर 4 सेट ले रहे थे हम। 4 सेट थे ना, 2 तो F में थे और 2 ही हमारे पास में G में थे। तो मैथमेटिशियन ने यहाँ पर क्या देखा, मैथमेटिशियन ने ये देखा कि जो सेट थे हमारे पास में B और C,
तो उन्होंने ये देखा कि बी का उपसमुच्चय जो है वो एफ की रेंज है। यहाँ पर देखिए 49 जो वो उपसमुच्चय है बी का, और 49 जो वो उपसमुच्चय है किसका, सी का। तो अगर हम बी और सी को इक्वल कर दें, बी और सी को इक्वल कर दें, तो एफ की जो रेंज है ये वाली 49, ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, सी का उपसमुच्चय हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये रेंज जो है ये हमेशा ही सह-प्रांत कोडोमेन की उपसमुच्चय होती है, और बी के बराबर अगर सी हो गया तो जो रेंज है वो ऑटोमेटिकली सी का उपसमुच्चय हो जाएगी। क्लियर है जी। तो इसको और अधिक सरल बनाने के लिए हम क्या करेंगे कि बी बराबर हम सी ले लें, या बी को उपसमुच्चय ले लें सी का। अगर बी को भी हम उपसमुच्चय ले लें ना, तब भी हमारा काम हो जाएगा, क्योंकि सी का उपसमुच्चय बी है और बी का उपसमुच्चय 49 है। तो ये ऑटोमेटिकली 49 जो वो सी का उपसमुच्चय हो जाएगा। बात आप लोगों को समझ में आ रही होगी। तो यदि हम b बराबर सी ले लें या b उपसमुच्चय ले लें सी, तो संयुक्त फलन और अधिक सरल हो जाएगा और उसको हम डिफाइन कर सकते हैं। तो यहीं से हमारे पास में कंपोजिट फंक्शन की डेफिनेशन तैयार हो गई, और डेफिनेशन जो इस तरह से दी गई जो आप लोग पढ़ते हो कि यदि a से b, f जो वो a से b में डिफाइन है, g जो है वो b से c में। अब यहाँ पर देखिए ये दोनों सेम आ रहे हैं ना, b और c यहाँ पर ये इक्वल हो गए, और d की जगह यहाँ पर c ले लिया। तो यदि f a से b में डिफाइन है, g b से c में डिफाइन है, और उस कंडीशन में g o f जो है, ध्यान रखिए जो यहाँ पर लास्ट में आता है ना, वो यहाँ पर पहले आता है g o f, ये जो कंपोजिट फंक्शन होता है उसमें। तो g o f जो वो कहाँ डिफाइन होगा, यहाँ पर देखिए f लास्ट में आ रहा है, तो इसका प्रांत वो है a, तो g o f का प्रांत होगा। g का जो को डोमेन ऐसे प्रांत है c, ये जी ओ एफ का कोडोमेन होगा। तो निम्न प्रकार परिभाषित हो कि जी ओ एफ अक्स बराबर जी एफ अक्स, और अक्स जो वो कहाँ से आएगा, डोमेन से, ए से। तो हम जी तथा एफ का संयुक्त फलन कहेंगे जी ओ एफ को। क्लियर है जी। और ये डायग्राम भी आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि ए से बी में डिफाइन है एफ, बी से सी में डिफाइन है जी, तो जी ओ एफ जो है वो ए से सी में डिफाइन होगा। ठीक है ना। और यहाँ पर ये जो एफ एक्स आई ये रेंज होती है, और इसको हम यूँ भी ले सकते हैं कि ये उपसमुच्चय है तो बी के अंदर होगा ना, इसको उपसमुच्चय भी ले सकते हैं। जैसे हम बात करें, कुछ एग्जाम्पल हम यहाँ पर ले रहे हैं। तो देखिए एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, यदि एफ एन से जेड में डिफाइन है, एन यहाँ पर नेचुरल नंबर होती हैं, जेड यहाँ पर इंटीजर होते हैं, जी जेड से आर में, आर वास्तविक संख्याएँ होती हैं, रियल नंबर्स, तब जी ओ एफ एंड एफ ओ जी क्या परिभाषित होंगे। तो हमें ये चेक करना है कि ये दोनों परिभाषित होंगे कि नहीं होंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं जी ओ एफ की, क्योंकि यहाँ पर जी लास्ट में आ रहा है तो इसी से हम ले लेंगे जी ओ एफ। तो जी एफ के लिए यहाँ पर देखना होगा हमें कि जी ओ एफ में जो लास्ट में आता है एफ, उसका सह प्रांत क्या उपसमुच्चय है, जो शुरुआत में आ रहा है जी उसके प्रांत का। तो दोनों यहाँ पर इक्वल हैं, तो हमें पता है जेड जेड का उपसमुच्चय होता है। ठीक है जी। तो ये परिभाषित होगा, और परिभाषित होगा तो कहाँ से कहाँ होगा, एफ का, देखिए एफ लास्ट में आ रहा है तो एफ का प्रांत और जी का सह प्रांत, एन से आर में। ठीक है जी। ये दोनों बीच में इक्वल आ गए। उसके बाद में एफ ओ जी की बात करें, एफ ओ जी के लिए हम जी को पहले लिख लेते हैं। तो जी जेड से आर में है और एफ एन से जेड में है। ठीक है जी। पहले क्यों लिखा, क्योंकि जो लास्ट में आता है यहाँ पर उसको हम पहले लिख लेते हैं, आसानी रहती है ना समझने में। यहाँ पर जी लास्ट में है ना, तो जी को पहले लिख लिया। तो जी का सह प्रांत यहाँ पर देखिए क्या है, जी का सह प्रांत है आर। क्योंकि हम ऐसा क्यों करते हैं, मैंने आप लोग बताया था ना कि जी का जो परिसर होता है वो उपसमुच्चय होना चाहिए, एन का उपसमुच्चय जो वो आर से आता है। तो ये आर उपसमुच्चय हो गया, तो ऑटोमेटिकली जी का जो परिसर होगा, रेंज होगी, वो उपसमुच्चय होगी एन की। लेकिन यहाँ पर आर जो है वो उपसमुच्चय नहीं होता एन का, आर कभी भी सबसेट नहीं होता है ना। वास्तविक संख्याएं प्राकृत संख्याओं की सबसेट कैसे हो सकती हैं, प्राकृत संख्याएं होती हैं वास्तविक संख्याओं की सबसेट, सबसेट नहीं है तो ये डिफाइन नहीं होगा। क्लियर है। उसके बाद में देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 2। देखिए एग्जाम्पल नंबर 2, यदि एफ जेड से जेड प्लस
डिफाइन है जेड प्लस धनात्मक पूर्णांकों में, और जी जो है वो जेड से एन में डिफाइन है, तब जी ओ एफ एम एफ ओ जी क्या परिभाषित होंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर जी लास्ट में आ रहा तो जी एफ देख लेते हैं। तो जी एफ के लिए एफ का यहाँ पर सह प्रांत देखेंगे जेड प्लस इस जेड का जी के प्रांत का उपसमुच्चय होना चाहिए, और जेड प्लस जेड का उपसमुच्चय होता है तो ये डिफाइन होगा, और डिफाइन होगा तो कहाँ से कहाँ होगा। देखिए लास्ट में एफ आ रहा है तो एफ का प्रांत जेड और जी का सह प्रांत एन। तो कंसेप्ट आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। इसी तरह से हम एफ ओ जी की बात करें, जी यहाँ पर लास्ट में आ रहा है, जी को पहले लिख लेते हैं, जी जेड से एन, और एफ जो है वो जेड से जेड प्लस। अब हम देखेंगे एन जो है वो जेड का उपसमुच्चय है क्या। जी हाँ, एन जेड का उपसमुच्चय होता है। प्राकृत संख्याएं जो पूर्णांकों की उपसमुच्चय होती हैं, इसका मतलब एफ ओ जी भी डिफाइन होगा, और ये जेड से जेड प्लस में डिफाइन होगा। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 में। एग्जाम्पल नंबर 3 जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के रूप में है, और इसको हमें अच्छी तरह से समझना होगा। देखिए, यदि f जो है फलन जो है वो n से r प्लस में डिफाइन है, g जो है वो अक्ष से r में डिफाइन है, तथा GOF परिभाषित है, तब सत्य कथन है। GOF जो वो परिभाषित है, पहले हम देख लेते हैं इसका जो डोमेन है वो कोडोमेन देख लेते हैं। ये परिभाषित है यहाँ पर ना, GOF का डोमेन और कोडोमेन क्या होगा। f यहाँ पर लास्ट में आ रहा है, तो f का यहाँ पर सह प्रांत हम देखेंगे, वो g के प्रांत का उपसमुच्चय होना चाहिए, लेकिन ये तो पहले से परिभाषित है, तो ऐसी तो कोई बात है नहीं। तो यहाँ पर देखिए n से r में ये डिफाइन होगा। ठीक है जी, n से r में। तो 3 ऑप्शन में n से r आ रहा है, b तो ये तो बिल्कुल ही नहीं होगा, ये r से n बता रहा है, तो ये आंसर तो हमारा गलत हो गया। अब यहाँ पर साथ में देखिए क्या कह रहा है कि अक्ष उपसमुच्चय है r प्लस का। देखिए GOF परिभाषित है, तो उस कंडीशन में आपको पता है n से r में तो डिफाइन हो गया, लेकिन r प्लस जो होता है वो उपसमुच्चय होता है। r प्लस यानी कि f का सह प्रांत वो उपसमुच्चय होता है g के प्रांत का, तो r प्लस उपसमुच्चय होगा अक्ष का, और ये इक्वल भी हो सकते हैं, इसलिए ये मैंने यहाँ पर समुच्चय वाला उचित उपसमुच्चय होता है ना, उसमें वो अलग होता है, वो यूँ होता है, और बराबर भी हो सकता है या उपसमुच्चय हो सकता है, उस कंडीशन में हम यूँ लेते हैं, ये चिन्ह लेते हैं। ठीक है ना, तो r प्लस उपसमुच्चय होगा अक्ष का। अब ये कंडीशन कहाँ पर आ रही है वो हमें देखनी होगी। देखिए GOF n से r में डिफाइन है, ये तो ठीक है, r प्लस उपसमुच्चय होगा अक्ष का, तो ऑप्शन डी जो हमारा राइट आंसर होगा। तो यहाँ पर देखिए अक्ष जो उपसमुच्चय r प्लस का, ये गलत होगा, कभी भी सही नहीं होगा, ध्यान रखें। अक्ष उपसमुच्चय r प्लस का हो सकता है, लेकिन यहाँ पर f अक्ष और g अक्ष डिफाइन नहीं है ना, वो डिफाइन नहीं है, यहाँ पर सीधे ही हमें बताया हुआ है, तो ये ऑप्शन डी जो है वो हमारा राइट आंसर होगा। r प्लस जो है वो अक्ष के बराबर भी हो सकता है, लेकिन ये पूर्णतः सत्य नहीं होगा, है ना। पूर्णतः जो सत्य होगा वो ऑप्शन डी होगा। तो देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 4। f n से z प्लस में डिफाइन है, g z से r में डिफाइन है, और h जो है वो r से c में। c यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, और r जो आपको पता है रियल नंबर, z इंटीजर, z प्लस पॉजिटिव इंटीजर, और n जो वो होती है नेचुरल नंबर। तब यहाँ पर कह रहा है कि इनमें से कौन सा परिभाषित होगा, कौन सा डिफाइन होगा। 4 यहाँ पर हमारे पास में ऑप्शन है। तो देखिए हम बात करते हैं सबसे पहले FOGOH की। ठीक है ना, ये क्वेश्चन जो ये बहुत बड़े कंसेप्ट को क्लियर कर रहा है, तो इसको ध्यान से समझना जी। FOGOH की बात करें तो हम सबसे पहले ले लेंगे लास्ट में जो GOH है ना उसको। तो देखिए GOH की बात करेंगे सबसे पहले कि GOH डिफाइन है कि नहीं। तो GOH के लिए हमें H को पहले लेना होगा, तो H जो है वो यहाँ पर है R से C में, और G को बाद में लिखेंगे, तो G यहाँ पर है डिफाइन Z से R में। ठीक है जी, अब देखेंगे H का जो यहाँ पर को डोमेन है वो G के डोमेन का उपसमुच्चय है कि नहीं, सबसेट है कि नहीं, या इक्वल है कि नहीं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर आपको पता है कभी भी उपसमुच्चय नहीं होती है Z की, Z जो है वो उपसमुच्चय होती है कॉम्प्लेक्स नंबर की। ठीक है ना, तो ये उपसमुच्चय नहीं होगी तो GOH डिफाइन नहीं होगा, और जब GOH डिफाइन नहीं है तो FOGOH डिफाइन कहाँ से होगा, तो ये तो गलत हो गया। आगे बढ़ते हैं GOFOH की तरफ। FOH देखते हैं जी। FOH के लिए H लास्ट में आ रहा है, तो H को पहले लिखेंगे,
तो एच जो वो आर से सी में डिफाइन है, एफ को बाद में एफ एन से जेड प्लस में डिफाइन है। आप देखेंगे एच का जो को डोमेन है सी, एन से जेड प्लस में एफ, माफ़ कीजिए, एन से जेड प्लस में। ठीक है जी, ये एफ हो गया। अब देखिए एच का कोड डोमेन क्या है सी। क्या सी एन का उपसमुच्चय होगा? प्राकृत संख्याओं का, कॉम्प्लेक्स नंबर प्राकृत संख्याओं का उपसमुच्चय नहीं होती है ना। जब जेड का नहीं है तो एन का कहाँ से होगी? प्राकृत संख्या में 1 2 3 होती हैं और आपको पता ही है कॉम्प्लेक्स नंबर में सारी संख्या आ जाती हैं, इमेजिनरी और रियल नंबर सारी आ जाती हैं, तो ये उपसमुच्चय नहीं होगा, तो एफ ओ एच भी डिफाइन नहीं होगा। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं ऑप्शन सी की तरफ। तो ऑप्शन सी में यहाँ पर लास्ट में देख लेते हैं जी ओ एफ को, जी ओ एफ। तो हम एफ यहाँ पर लास्ट में आ रहा है तो एफ को पहले लिखेंगे, एफ एन से जेड प्लस में डिफाइन है। उसके बाद में जी पहले आ रहा है तो इसको बाद में, जी जो है वो जेड से आर में डिफाइन है। अब हम देखेंगे यहाँ पर एफ लास्ट में है ना, तो इसका को डोमेन जेड प्लस, जी जो पहले है उसका डोमेन है ना। तो जेड प्लस क्या उपसमुच्चय होता है जेड का? बिल्कुल होता है, सबको पता है। तो जी ओ एफ ये डिफाइन है। ठीक है जी, ये डिफाइन है तो आगे बढ़ेंगे हम, एच ओ जी ओ एफ देखेंगे। तो एच ओ जी ओ एफ देख लेते हैं ना। और जी ओ एफ जो वो कौन से सेट में डिफाइन है? एन से आर में। जी ओ एफ जो वो एन से आर में डिफाइन होगा, ये तो उपसमुच्चय हो गया जेड प्लस तो जेड का। तो जी ओ एफ जो है वो एन से आर में डिफाइन है। अब देखिए यहाँ पर ये लास्ट में आ रहा जी ओ एफ, इसको हमने पहले लिख लिया। अब हमें लिखना होगा एच, एच है आर से सी में डिफाइन, एच जो है वो आर से सी में डिफाइन है। तो अब देखेंगे कि जी ओ एफ का जो को डोमेन है आर, वो एच के डोमेन का उपसमुच्चय होना चाहिए। तो आर आर इक्वल आ रहे हैं, तो आर जो है वो स्वयं का उपसमुच्चय होगा तो एच ओ जी ओ एफ डिफाइन होगा। और कौन से सेट में डिफाइन होगा? एन से सी में। ठीक है जी, तो ऑप्शन सी सही हो रहा है। ऑप्शन डी को भी चेक कर लेते हैं। एफ ओ जी यहाँ पर लास्ट में आ रहा है, एफ ओ जी देख लेते हैं जी। जी लास्ट में आ रहा है, जी को पहले लिखेंगे, जी जेड से आर में डिफाइन है। उसके बाद में एफ एन से जेड प्लस में। तो यहाँ पर आर जो वो एन का उपसमुच्चय नहीं होता है, वास्तविक संख्या उपसमुच्चय नहीं होती है एन की, यह आपने पढ़ा हुआ है क्लास 11 में चैप्टर 1 में। तो उस कंडीशन में एफ ओ जी डिफाइन नहीं होगा, एफ ओ जी डिफाइन नहीं होगा तो एच ओ एफ ओ जी डिफाइन नहीं होगा। तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। तो इस तरह से अगर आपको 3 फंक्शन दे दिए जाएँ और तीनों का आप लोगों को एक कंपोजिट फंक्शन दे दिया जाए तो वो कैसे डिफाइन होगा तो वो भी आपको पता होना चाहिए। इस एग्जाम्पल से हमने इसको भी समझ लिया है। ठीक है जी, अब देखिए आज का हमारा लास्ट एग्जाम्पल होगा, एग्जाम्पल नंबर 5। एफ आर से आर में डिफाइन है, एफ एक्स बराबर साइन एक्स दिया हुआ है, जी भी आर से आर में डिफाइन है, वास्तविक संख्याओं में परिभाषित है, और जी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर। तो जी ओ एफ व एफ ओ जी याद करो। एग्जाम्पल जिन्होंने पढ़ा हुआ उन्होंने देखा होगा ऐसा एग्जाम्पल पहले। तो सबसे पहले हम जी ओ एफ की बात करें तो देखिए यहाँ पर तो एफ का प्रांत से प्रांत, जी का प्रांत से प्रांत चारों इक्वल ही हैं, तो दोनों ही डिफाइन होंगे जी ओ एफ और एफ ओ जी है ना। तो जी ओ एफ निकाल लेते हैं, तो जी ओ एफ के साथ मिलेंगे एक्स। अब देखिए जी ओ एफ का मतलब क्या होता है, मैंने आप लोग बताया हुआ है शुरुआत में जो एग्जाम्पल लिया था उसमें, जी एफ है ना, और ये एक्स आ जाएगा एफ के साथ में, और एफ एक्स जो है उसकी वैल्यू साइन एक्स है, तो ये हो जाएगा जी साइन एक्स। अब यहाँ पर देखिए जी एक्स हमें दिया हुआ था एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह यहाँ पर पुट कर देंगे साइन एक्स, तो ये हो जाएगा एक्स की जगह पुट करेंगे साइन एक्स, तो साइन एक्स का होल स्क्वायर, और साइन एक्स का होल स्क्वायर का मीनिंग होगा साइन स्क्वायर एक्स। उसके बाद में एफ ओ जी की बात करते हैं, तो एफ ओ जी के साथ में एक्स लेंगे तो एफ तो अलग हो जाएगा और जी एक्स अलग हो जाएगा। उसके बाद में जी एक्स की वैल्यू एक्स स्क्वायर है तो एफ एक्स स्क्वायर, और एफ एक्स स्क्वायर में यहाँ पर देखिए एफ एक्स बराबर साइन एक्स दिया हुआ था, तो एक्स की जगह एक्स स्क्वायर पुट करेंगे, तो साइन एक्स में भी एक्स की जगह एक्स स्क्वायर पुट कीजिए, तो साइन एक्स का होल स्क्वायर, साइन एक्स का स्क्वायर होगा, ध्यान रखें। इसमें थोड़ा सा समझने की आवश्यकता है, इसलिए मैं एग्जांपल लिया था मैंने।
कि यहाँ पर तो हमने देखा था, देखिए जी एफ एक्स हो गया था और एफ एक्स की वैल्यू साइन एक्स थी, हमने साइन एक्स पुट कर दिया एफ एक्स की जगह, और जी एक्स बराबर हमें दिया होता अक्स स्क्वायर, तो इस अक्स की जगह हमें साइन एक्स पुट करना था। तो यहाँ पर ये जो अक्स है अक्स स्क्वायर में, इस अक्स की जगह हमने साइन एक्स पुट किया, बाहर स्क्वायर था ही, तो ये पूरे का स्क्वायर होगा, होल स्क्वायर होगा, और साइन एक्स का होल स्क्वायर का मीनिंग आपको पता ही है, साइन स्क्वायर एक्स होता है। लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारे पास में एफ ओ जी एक्स जो वो एफ जी एक्स बन गया, और जी एक्स की वैल्यू अक्स स्क्वायर है, ये हमने पुट कर दी, तो अब ये बन गया एफ एक्स स्क्वायर, है ना। और एफ एक्स बराबर हमारे पास में साइन एक्स है, तो अक्स की जगह अक्स स्क्वायर हमें पुट करना पड़ेगा, तो साइन अक्स में जो अक्स है इसकी जगह अक्स स्क्वायर पुट करेंगे तो साइन अक्स स्क्वायर बनेगा, और ये दोनों इक्वल नहीं होते, ध्यान रखें, है ना। साइन अक्स स्क्वायर इक्वल नहीं होगा साइन स्क्वायर अक्स, ठीक है जी। सारे मानों के लिए, कुछ मानों के लिए इक्वल हो सकते हैं लेकिन सारे मानों के लिए इक्वल नहीं होंगे वास्तविक संख्याओं में, है ना। तो अब यहाँ पर देखिए कि एफ ओ जी और जी ओ एफ दोनों इक्वल नहीं हैं, ये दोनों इक्वल नहीं है, तो एफ ओ जी नॉट इक्वल्स टू जी ओ एफ नॉट इक्वल्स टू एफ ओ जी, और ये क्रम विनिमय गुणधर्म को यहाँ पर डिफाइन करता है कि क्रम विनिमय गुणधर्म जो है वो लागू नहीं होता है कंपोजिट फंक्शन में, ये हम अगले पार्ट में पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो मैंने यहाँ पर ये इसलिए छोड़ा है कि ये अगले पार्ट में मैं स्टार्ट कर सकूँ। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, साथ में वीडियो अच्छा अगर लगा हो लाइक करना और शेयर ज़रूर करना। थैंक यू सो मच, मिलते हैं फिर से एक नई वीडियो के साथ में। थैंक यू।